हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र और ये है आपका क्लास नंबर 27। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं मानवाधिकार। और दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर का ये आपका लास्ट वीडियो है, उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर बचेगा अध्याय नंबर 9। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आज आपका राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व क्या होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नंबर 1 है सांप्रदायिकता। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखाए गए आप इसको लर्न कर लीजिए और उसके बाद आप आराम से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के विषय में हम लोग सामाजिक अध्ययन में भी पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ आपके इस अष्टम प्रश्न पत्र में भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, सांप्रदायिकता होती क्या है? जब कोई भी देश, जैसे कि भारत विभिन्न धर्म के लोगों से बसा हुआ देश है, तब लोग अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए दूसरे संप्रदाय के लोगों से गुटों में बटे रहते हैं और संप्रदाय को राष्ट्र से भी ऊपर मानने लगते हैं। तब समस्या और जटिल हो जाती है। और दोस्तों, क्या होता है कि लोग अपने ही संप्रदाय को अधिक सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं संघर्ष शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें आखिर धर्म क्या है जो समाज को धारण करे तथा समाज को बनाए रखे, वही धर्म है। और जो धर्म समाज को विभाजित करता है, वह समाज में फूट डालता है, मतभेद पैदा करता है, घृणा और द्वेष फैलाता है, वह अधर्म है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता होती है वो एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि घृणा और द्वेष का ही काम करती है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसको क्या कहा जाएगा। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरा है भाषावाद। भाषावाद किसी देश में विभिन्न भाषा भाषी लोगों का निवास उस देश में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बाधक तत्व होता है। क्योंकि भारत जैसे देश में जब प्रदेश का बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ, तब लोगों की निष्ठा अपने भाषा के प्रति अधिक बढ़ी और फलस्वरूप क्या हुआ कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी भाषा, जो कि राष्ट्रभाषा भी है, वह आज उपेक्षित है। और अधिकांश लोग, जो कि राजभाषा भी है, वह आज उपेक्षित है और अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। अब तो यहाँ तक देखने में आता है कि अहिंदी भाषा राज्य हिंदी का विरोध कर बटे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जो भाषावाद है ये भी बहुत बड़ा एक तरह से एकता में बाधक है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर 3 क्षेत्रीयता। जब राष्ट्र अनेक राज्यों में बटा होता है, तब संपूर्ण राष्ट्र पहले क्षेत्रीयता के आधार पर बट जाता है। किसी भी देश में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में क्षेत्रीय कट्टरता भी एक बाधक तत्व होती है। और दोस्तों, क्षेत्रीयता का भारत जैसे देश में प्रभाव पर डॉक्टर संपूर्णानंद ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आज दक्षिण भारत के लोगों के मुंह से सुनने में आता है कि हम हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं, पर जो ढनायण है वे सोचते हैं कि क्या अपने आज़ादी और संपत्ति की रक्षा कर सकेंगे। क्या तमिलनाडु वाले अलग होकर अपनी अधिक रक्षा कर सकते हैं? वह ऐसा करके अपने को भी डुबोएंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे। इसलिए ऐसा सोचना बड़ी भयानक चीज़ है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता के आधार पर भी लोग खुद को देश से अलग मानने लगते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय एकता है, इसमें क्षेत्रीयता भी बाधक तत्व है। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है जातिवाद। दोस्तों, समाज का जातीय विखंडन लोगों के हृदय को जोड़ नहीं पाया और इसने पूरे समाज को द्वेषपूर्ण बना दिया। ऊंच नीच के भेदभाव ने हृदय को इतना कलुषित किया है कि समाज समवेत सुख व दुख में खड़ा नहीं हो पाता, और तो राष्ट्र के हित के लिए कैसे खड़ा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो जातिवाद है ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऊंच नीच की भावना पैदा करता है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई भी किसी के भी सुख दुख में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर इस तरह की भावना रहेगी तो जहाँ राष्ट्रीय एकता की बात आएगी वहाँ पे लोग एक साथ कैसे खड़े होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बाधक तत्व है। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 है रंग भेद। यह एक ऐसा भेद है जिसने एक राष्ट्र को ही नहीं बल्कि विश्व को 2 खंडों में विभाजित कर दिया, श्वेत एवं अश्वेत। ये 2 खंड है दोस्तों। कई देशों में संपूर्ण राजनीति इनको आधार बनाकर ही की जाती है। अमेरिका, अफ्रीका आदि ऐसे देश हैं
रंग भेद ने इन राष्ट्रों को 2 खंडों में बांट दिया है, जिससे कि लोगों का हृदय आपस में नहीं मिलता। लोगों के लिए राष्ट्र से ऊपर प्रजाति है। तो ये दोस्तों आप अक्सर देखने को या सुनने को भी मिलता है कि जहाँ पे रंग भेद की वजह से जो राष्ट्रीय एकता है वो बाधक होती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 6 है दूषित शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार न होने के कारण दूषित शिक्षा प्रणाली प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि दोस्तों पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता के विकास करने वाले तत्व कम पाए जाते हैं। भारत जैसे प्रजातंत्र में भी प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं राष्ट्रीयता की भावना के विकास का दायित्व शिक्षा को ही सौंपा गया है। परंतु अगर हम बात करें शिक्षा का उचित प्रचार प्रसार अभी संतोषजनक स्तर तक नहीं हो पाया है और शिक्षा में राष्ट्रीयता के तत्वों को भी समावेशित नहीं किया गया है। इसके अभाव में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय एकता में ये बाधा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों दूषित शिक्षा प्रणाली का मतलब है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने वाले जो भी तत्व हैं, एक तरह से यहाँ पे जो शिक्षा उसमें राष्ट्रीय एकता का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में इसको शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ पाती। यानी कि दोस्तों जो आज के हमारे बच्चे हैं वो कल के भावी नागरिक हैं। अगर उन्हें राष्ट्रीयता के बारे में शिक्षित नहीं किया जाएगा तो वो कैसे जानेंगे कि देश प्रेम और राष्ट्रीयता क्या होती है। तो यही रीजन है कि राष्ट्रीय एकता में बाधक तो हमारी दूषित शिक्षा प्रणाली भी है। और यहाँ पर देखिए नंबर 7 है नैतिक पतन एवं भ्रष्टाचार। दोस्तों किसी भी समाज में अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, अधिकारों का अधिक प्रयोग, उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता, निष्ठा की कमी, भौतिकवादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता के उद्भव में बाधक हैं। और क्योंकि नागरिकों का नैतिक उत्थान एवं सच्चरित्रता ही देश की उन्नति का आधार होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि किसी भी देश की अगर राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी है तो वहाँ के नागरिकों का जो नैतिक उत्थान करना होगा और साथ ही साथ उनका जो चरित्र है वो सच्चरित्र होना चाहिए। यानी कि उनका जो चरित्र है वो चरित्रवान हो, जिससे कि देश में किसी भी तरह का गड़बड़ माहौल ना हो। एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब चरित्रवान होंगे तो देश में उन्नति होगी, देश का विकास होगा। और यहाँ पर अब हम देखेंगे नंबर 8 है दूषित राजनीति। दोस्तों दूषित राजनीति अगर हम बात करें भारत सहित अधिकांश देश की राजनीति में अब स्वच्छता नहीं रह गई है और राजनीति झूठ, फरेब, धोखा, गुमराह, भ्रष्टाचार व देश के ऊपर अपने स्वार्थों के प्रति भूख का पर्याय बन गई है। यानी कि कहीं ना कहीं लोग अपने स्वार्थ में ही लिप्त हैं, उन्हें देश की किसी भी सुख सुविधा या देश की उन्नति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और रंग भेद को ही अपनी राजनीति का आधार बनाते हैं। और राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु तो देश को जोड़ते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। और इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनेक कारण राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन से हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए आपको केवल पॉइंट लर्न करना है, आपको डिटेल तो आप एक बार यहाँ पे क्लास में सुन ले रहे हैं तो आपको कंफर्म रहेगा कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हमें लिखना है। तो बस अब हम चलते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या हैं। यहाँ पे देखिए पहला है राजनैतिक उपाय। दोस्तों चूंकि दूषित राजनीति व्यक्ति, समाज, समुदाय एवं राष्ट्र को तोड़ने का कार्य करती है तो इसलिए एक राष्ट्र में इस प्रकार की राजनीति के स्थान पर स्वस्थ राजनीति का प्रचलन होना चाहिए। यानी कि जो दूषित राजनीति है उसके स्थान पर एक स्वस्थ राजनीति का प्रचलन होना चाहिए। राजनीतिक एकता को बढ़ावा देना चाहिए और एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी का सम्मान करना चाहिए। इससे समाज के प्रत्येक स्तर पर एकता को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा भावात्मक एकता। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें तो जो राजनीतिज्ञ होते हैं ना वो अपने अपोजिट पार्टी का विरोध करते हैं, साथ ही उनकी बुराई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर दूसरा भावात्मक एकता। भावात्मक एकता राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्र के लोगों का भावात्मक रूप से जुड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता में अखंडता के लिए प्रबल लोकमत का निर्माण किया जाना चाहिए। और दोस्तों जब तक लोग खुद को एक रूप में नहीं मानेंगे तब तक राष्ट्रीय एकता का विकास नहीं हो सकता। यानी कि भावात्मक एकीकरण के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता के लिए लोगों की शक्ति और अप्रत्यक्ष स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
भावात्मक एकता का मतलब होता है कि हमारे अंदर वो इमोशन होना चाहिए कि हम राष्ट्रीय एकता को बनाए रख सकें, यानी कि हमारा जो देश है वो एक राष्ट्र के रूप में कैसे संगठित हो, इसके लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर तीसरा, अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह के द्वारा एक जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति दूसरी जाति धर्म एवं समुदाय के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। इसके द्वारा समाज के सभी वर्गों का विकास संभव हो सकता है। यह जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता की भावना से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो दोस्तों अंतर्जातीय विवाह एक बहुत बड़ा आज के समाज में चुनौती है, क्योंकि दोस्तों आज आपने खुद ही देखा होगा कि गोरखपुर जैसे सिटी में भी अंतर्जातीय विवाह की वजह से हत्याएं हो जाती हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है, क्योंकि दोस्तों अगर अंतर्जातीय विवाह होते हैं तो अंतर्जातीय विवाह की वजह से जो भी सांप्रदायिकता है, क्षेत्रीयता है और इसके अलावा जो भी जातीयता है, ये धीरे धीरे समाप्त होगी। कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठेंगे। लेकिन दोस्तों जो राजनीति है उसमें भी यहाँ पे राजनीति की वजह से भी जातीयता, क्षेत्रीयता और एक तरह से सांप्रदायिकता नहीं समाप्त हो पा रही है। और ये जो अंतर्जातीय विवाह नहीं होने पाते हैं, इसकी वजह से भी राष्ट्रीय एकता की जो बाधा है वो बनी रहती है। यानी कि यहाँ पे अगर हम कहें तो अंतर्जातीय विवाह अगर हो तो राष्ट्रीय एकता की जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 4 है राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों राष्ट्रीय एकीकरण के राष्ट्रीय भाषा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया। संविधान के अनुसार हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु बाद में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन में विषमता को उत्पन्न किया, जिससे राष्ट्रीय एकता की क्षति पहुंची है। तो दोस्तों देखिए, कहने को तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहा गया, लेकिन दर्जा नहीं मिला, उसको राजभाषा का दर्जा मिला है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी किसी भी प्रदेश का जो गठन होता है वो कहीं ना कहीं जो राज्यों का गठन होता है वो भाषाई आधार पर हुआ है। तो इस तरह से जो एक राष्ट्रीय भाषा होती तो इस तरह से नहीं होता कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होता। तो एक तरह से यहाँ पे जो राष्ट्रीय एकता है वो खंडित हो रही है। कहीं ना कहीं अगर हम राष्ट्रीय भाषा बना देते हैं तो वहाँ पर हर कोई एक ही भाषा को सर्वोपरि मानेगा, और इस तरह से जो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन होता है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो राजनीति होती है वो नहीं होगी और राष्ट्रीय एकता में कोई भी बाधा नहीं पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा लोगों में जागरूकता, ज्ञान एवं राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का संचार किया जा सकता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में समय समय पर राष्ट्रीयता पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता संबंधी पाठ्य वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षा में ये सारे सुधार होने चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय एकता को बल मिले। और यहाँ पर देखिए नंबर 6 है कठोर नीतियाँ। दोस्तों कठोर नीतियाँ का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि शासन अपनी कठोर नीतियों के द्वारा सांप्रदायिक तत्वों, हिंसात्मक, अलगाववादी तथा आतंकवादी गतिविधियों को रोककर शांति एवं सौहार्द स्थापित कर सकता है और इससे लोगों में आपसी भाईचारा और एकता स्थापित हो सकेगी। और दोस्तों विभिन्न शासकीय नीतियों के द्वारा लोगों की आर्थिक विषमता के उन्मूलन के प्रयास किए जाने चाहिए। तो दोस्तों कठोर नीतियों के माध्यम से जो भी आर्थिक विषमताएं हैं यानी कि उनका उन्मूलन किस तरह, आर्थिक विषमता का मतलब कि लोगों को किस तरह से रोजगार दिया जाना चाहिए जिससे कि लोगों की आर्थिक तंगी दूर हो और उसकी वजह से जो समाज में अराजकता है वो दूर होगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 7 है क्षेत्रीयता का त्याग कर। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठना पड़ेगा। क्षेत्रीयता की भावना ज्ञान, तकनीकी तथा संस्कृति को एक सीमित दायरे में बांध देती है और इसका त्याग कर लोग एक दूसरे के धर्म, संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान कर एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं तथा उनका आदर कर सकते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीयता को त्याग कर राष्ट्रीय एकता का विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है क्षेत्रीयता का त्याग करके भी राष्ट्रीय एकता का विकास इस तरह से होता है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी राजनेता जिस क्षेत्र से संबंधित होता है वो अपने ही क्षेत्र का विकास ज़्यादा करता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है क्योंकि वहाँ पर वो केवल अपने क्षेत्र को देख रहा है तो जो और भी क्षेत्र है वो इग्नोर हो रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मनमुटाव और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और इसकी वजह से जो राष्ट्रीय एकता है उसमें बाधा पड़ती है।
और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 8 है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो दोस्तों विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करके अपनी संस्कृति को समृद्धशाली बनाने का कार्य हम कर सकते हैं और इसके द्वारा वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर एकता का विकास भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों। इसको भी हम लोग सामाजिक अध्ययन में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें शांति के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण पढ़ना है, यानी चूंकि ये आपका विषय ना शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, तो यहाँ पे शांति के परिप्रेक्ष्य में हमें वैश्वीकरण के विषय में देखना है। तो चलिए देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण वैश्विक भूखंड से। वैश्विक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिडेंस ने किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एंथनी गिडेंस ने किया था। ये आप याद रखिएगा, एंथनी गिडेंस। सामान्य अर्थ में इसका अभिप्राय संपूर्ण विश्व के एक परिवार के रूप में एकीकृत होकर अपनी भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दूरियों को मिटाकर मानव समाज के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका मेन उद्देश्य यही है कि यानी कि जो वैश्वीकरण है इसका मेन उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व को अपना एक परिवार के रूप में देखा जाए और पूरे विश्व में जहाँ भी असमानताएं हैं, चाहे वो भौगोलिक आधार पर हों या आर्थिक या राजनीतिक आधार पर या फिर सामाजिक आधार पर, यानी जो भी बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए और वहाँ पे एक सामान्य जीवन जीने के लिए लोगों को मुहैया कराया जाए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इन सब की प्रक्रिया में जो भी कार्य होते हैं वो एक एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार वैश्वीकरण के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो मानव कल्याण से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण में हर वो क्रियाएं आती हैं जो मानव कल्याण से संबंधित होती हैं। क्योंकि दोस्तों मानव कल्याण यहाँ पे पूरे विश्व के मानव की बात हो रही है, तो उनके लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, सामाजिक जो भी बुराइयां उसको दूर करना, आर्थिक क्रियाएं यानी कि आर्थिक विषमताएं जो है उसको दूर करना, यानी कि लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराना, और साथ ही जो भी मानव कल्याण से संबंधित चीज़ें होती हैं वो सब ग्लोबलाइजेशन में आती हैं, वो सब वैश्वीकरण में आती हैं। ये कहना किसका है? प्रोफेसर एस के दुबे का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब यहाँ पर हम वैश्वीकरण की विशेषताएं। दोस्तों देखिए वैश्वीकरण की पहली विशेषता है पारस्परिक निर्भरता। वैश्वीकरण राज्य की ओर बढ़ता एक प्रयास है और वैश्वीकरण सहयोग, पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक संबंधों को व्यवहार में बदलने की प्रक्रिया, यानी कि जो भी हमारे अपने पारस्परिक संबंध हैं उसको किस तरह से हम अपने व्यवहार में लाएं, और साथ ही भूकंप, बाढ़ तथा सुनामी आदि दैवीय आपदाओं के समय अंतर्राष्ट्रीय सहायता पारस्परिक सहयोग पर ही आधारित होती है। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई आपदा आती है तो हमें विदेशों से मदद मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। आज आपने भी देखा होगा कि जब भी किसी जगह विदेश में कोई भी आपदा आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें राहत कोष से पैसा भिजवाते हैं या फिर जो भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पे हम कह सकते हैं डील होती है, लेकिन वो उस तरह की डील नहीं होती। यहाँ पे एक मानवता होती है कि हम एक वैश्वीकरण के माध्यम से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। यहाँ पर चूंकि दोस्तों जिस तरह से आप देखे होंगे परिवार होता है, परिवार में परिवार किससे बनता है? समाज से बनता है। समाज में बहुत सारे परिवार होते हैं और इस तरह से बहुत सारा परिवार मिलके एक गांव बनता है, बहुत सारे गांव मिलके जिला बनता है, कई जिले मिलके राज्य बनते हैं। तो सेम इसी तरह से जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण में बहुत सारे देशों का समूह होता है जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो एक तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक रूप से निर्भर रहते हैं कि किसी भी तरह की आपदा आने पर, और साथ ही जो भी वस्तुएं जिसके यहाँ पे हो रही हैं उसका आयात निर्यात, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अब दूसरा है विकसित देशों पर नियंत्रण। दोस्तों यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका स्वरूप बहुमुखी है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और तकनीकी, ये सारी चीजें। वैश्वीकरण राज्यों की अर्थव्यवस्था को निकट लाने के लिए एक प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था का मतलब दोस्तों वही है कि जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और यह विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का अवसर प्रदान करती है। वर्तमान समय में विकसित देशों जैसे अमेरिका,
प्रभाव, अमेरिका का जो प्रभाव वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों जो विकसित देश होते हैं वो विकासशील देशों की हेल्प करते हैं, यानी कि उन्हें सुधरने का मौका देते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फंड प्रोवाइड करते हैं कि आप इससे अपना व्यवसाय शुरू करिए, और उसमें से कुछ हिस्सा वो खुद लेते हैं, बाकी वो जो भी देश है वो अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए कार्य करता है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नंबर 3 है मानवता का विकास। वैश्वीकरण दूरियों को कम करने की एक प्रक्रिया है। यह संस्कृतियों के आदान प्रदान, जीवन शैली को एक दूसरे से जोड़ने और विश्व सभ्यता के निर्माण का कार्य करती है, और इसके अंतर्गत मानवतावादी विचारधारा को महत्व दिया जाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मानव कल्याण के लिए प्रभावशाली बनाया जा रहा है, जैसे यूनिसेफ। तो दोस्तों आपको पता है यूनिसेफ के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प की जाती है, और यहाँ पर देखिए ये मानवता का विकास करने की ही एक तरीका है कि किस तरह से लोगों की हेल्प की जाए, किस तरह से लोगों की जीवन शैली को सुधारा जाए, किस तरह से लोगों को हर वस्तुएं मुहैया कराई जाएं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो उनके अपने दैनिक जीवन में जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं उसको पूरा करने से हो। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 4 है तकनीकी शिक्षा का विकास। तो दोस्तों तकनीकी शिक्षा का मतलब यहाँ पर है टेक्नोलॉजी से। वैश्वीकरण में तकनीकी शिक्षा का तीव्र विकास होता है, क्योंकि यह विश्व की समस्याओं को विश्व के सहयोग से सुलझाने में प्रयास करता है। यानी कि किसी भी देश की समस्या है तो वहाँ पर एक देश दूसरे देश की हेल्प करता है कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे उबर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आयोजनों में विभिन्न विचारधाराओं को एक मंच पर सुना जाता है और आवश्यकता के अनुसार इन्हें महत्व भी दिया जाता है। वैश्वीकरण में तकनीकी शिक्षा विभत्स बीमारी, सुनामी एवं आतंकवाद जैसी घटनाओं को विश्व स्तर पर राज्य के सहयोग से समाधान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखे वैश्वीकरण की विशेषताएं। हम देखेंगे वैश्वीकरण की आवश्यकता एवं महत्व। दोस्तों वैश्वीकरण की आवश्यकता और महत्व में देखिए पहला पॉइंट है विश्व स्तर पर व्यापार करना। दोस्तों देखिए वही चीजें हैं कि हम चीजों का आयात निर्यात करते हैं। दोस्तों विश्व स्तर पर व्यापार करने का मतलब यहाँ पे प्रत्येक देश विकसित तथा विकासशील होते हुए भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, और सभी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे देश पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता को सकारात्मक रूप प्रदान करने के लिए वैश्वीकरण का अनुसरण किया गया है, और वैश्वीकरण प्रक्रिया के द्वारा व्यापार को राष्ट्रीयता से निकालकर अंतर्राष्ट्रीयता के स्तर पर पहुंचाया जाता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा व संसाधनों का पूर्ण प्रयोग संभव है, और इस वैश्वीकरण को खुली अर्थव्यवस्था का भी नाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि वैश्वीकरण के माध्यम से जो भी चीज़ें जिस देश में नहीं होती है वो आयात और निर्यात, जो भी चीज़ें उसके यहाँ होती है वो निर्यात करता है, और जो चीज़ें नहीं होती हैं वो आयात करता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा, विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वर्तमान समय विश्व का कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। सभी देशों को संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रत्येक देश की अपनी अनेक समस्याएं होती हैं, जिनकी समाप्ति वैश्वीकरण के द्वारा ही की जा सकती है। समाज व्यक्तियों का समूह है, इन समस्याओं का स्वरूप वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें अर्ध विकसित देश से विकसित देशों का अनुसरण करके अपने देश से भ्रष्टाचार को खत्म करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाकर विकास कर सकते हैं। विश्व के कई देश इस बात के सूचक हैं कि वे राजनीतिक उथल पुथल के शिकार रहे हैं, इसलिए विश्व की प्रत्येक समस्या को सुलझाने के लिए एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं, और विश्व की इस आवश्यकता को देखते हुए वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया है। और दोस्तों अब हम देखेंगे नंबर 3 है राष्ट्रीय विकास के लिए। तो दोस्तों विश्व के सभी देश अपनी सुरक्षा अर्थव्यवस्था के प्रति चिंतित हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास समस्त समस्याओं का हल है। आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र अपना विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। अतः इस आधार पर आर्थिक विकास की मजबूती के लिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करें, यह राष्ट्र के विकास का सूचक है तथा यही राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक भी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 4 है विश्व नागरिकता के लिए। वर्तमान समय में व्यक्ति 21वीं शताब्दी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यह युग आधुनिकता का युग है, और इस युग में अपने संकीर्ण विचारधारा के साथ मनुष्य नहीं जीता है, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि लोगों के मन में ऐसा विचार डाला जाए जिससे कि वे अपने व्यापक दृष्टिकोण को सदुपयोगी कार्यों में लगा सके तथा स्वार्थी बनकर केवल अपने ही राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के विकास में
विकास के विषय में सोच सकें। और दोस्तों, भारतीय सभ्यता के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार हो सकेगा और इस अवधारणा को प्रत्येक राष्ट्र एवं व्यक्ति के मन में जगाने के लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि आज विज्ञान और तकनीकी ने पूरे विश्व को एक छत के नीचे खड़ा कर दिया है और इसलिए सभी नागरिकों को अपने देश की तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ ही साथ विश्व की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि विश्व की नागरिकता के बारे में भी सोचना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर 5 है जनसंचार के साधनों के द्वारा राष्ट्र की गतिविधियों का ज्ञान होना। वैश्वीकरण की आवश्यकता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जनसंचार के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विश्व का प्रत्येक राष्ट्र वर्तमान समय में अपने आधार को मजबूत करना चाहता है। सभी राष्ट्र आर्थिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं, इसलिए भूमंडलीकरण के प्रसार को बढ़ाने के लिए जनसंचार के माध्यमों की आवश्यकता होती है। इन संचार माध्यमों के द्वारा ही प्रत्येक राष्ट्र अपने संसाधनों की कमी का अनुमान लगाते हैं और इसी आधार पर वो दूसरे राष्ट्र से सहायता भी प्राप्त करते हैं। तो वैश्वीकरण में जनसंचार के माध्यम को अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा एक देश अपने उत्थान यानी कि अपने उत्पादन का विश्व में कहीं भी प्रचार व प्रसार कर सकता है। संचार माध्यम ही किसी राष्ट्र की आपातकालीन और समृद्धि की गतिविधियों को दूसरे देश के सामने प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक राष्ट्र विकासशील से विकसित बनना चाहता है, लेकिन यह भी तभी संभव है जब वह अन्य विकसित देशों का अनुसरण करेगा तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान देगा। अंत में हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक सकारात्मक प्रक्रिया है जो मानव कल्याण के लिए अपनाई गई है। वैश्वीकरण का प्रचार प्रसार केवल उपयुक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है और वैश्वीकरण को अपनाकर प्रत्येक राष्ट्र अपना आर्थिक विकास कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपका ये अध्याय नंबर 8 आज समाप्त हो गया। अब केवल एक अध्याय बचा है, उसको भी हम लोग जल्दी समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपके लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सामाजिक अध्ययन और हिंदी इन सब की नोट्स बना के आपको पढ़ाया गया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही आपके चैनल की प्लेलिस्ट भी मेंटेन है, तो आप वहाँ से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।